हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल फायर सेफ इंडिया बाय एमके पे। और आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी फ्रेश टॉपिक है, क्योंकि आपने रिसेंटली, अगर आप फायर सेफ्टी प्रोफेशनल हैं तो आपको पता होगा कि कुछ दिन पहले ही IS 2190 का फिफ्थ रिवीजन पब्लिश हुआ है। जो IS 2190 2024 फिफ्थ रिवीजन है। तो आज का जो वीडियो है मेरा उसी उसी पे आधारित है। और आप देखेंगे कि ये 45 से 50 मिनट के वीडियो में आप कंप्लीट ओवरव्यू आप ले पाएंगे। और बिलीव मी कि इसमें बहुत सारे चेंजेस हुए हैं जो आपको जानना बहुत ही जरूरी है। तो इसको एक एक पॉइंट, या आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पे कहीं से आपको कुछ चेंजेस आपको पता चलता है, लेकिन मेरे ख्याल से अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखेंगे तो जितने भी चेंजेस आप पुराने वाले में पुराने वाले IS रिवीजन में देखते थे, उससे कहीं ज्यादा इसमें चेंजेस हुए हैं। और मुझे ये स्टैंडर्ड, ये रिवीजन काफी पसंद आया। तो दोस्तों, आइए बढ़ते हैं, और उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। दोस्तों, आप देखेंगे कि जो रिवाइज स्टैंडर्ड है IS 2190, उसमें टोटल 13 सेक्शन है। और इन 13 सेक्शन प्लस 8 एनेक्सर्स भी हैं। तो जो फर्स्ट सेक्शन है वो फॉरवर्ड है। तो सेक्शन 1 जो फॉरवर्ड है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट से पॉइंट मुझे नजर आए जो मैंने पिक किया है, और आइए देखते हैं। तो सबसे पहले अगर आप इसका बैकग्राउंड देखेंगे, जो ये स्टैंडर्ड है IS 2190, तो ये फर्स्ट टाइम 1962 में पब्लिश हुआ था। और उसके बाद फर्दर रिवाइज हुआ 1970 में, 1979 में, 1992 में एंड 2010 में। और ये जो अभी रिलीज हुआ है 2024 में, ये फिफ्थ रिवीजन है। इसमें एक चीज जो मेंशन किया गया है कि फायर बकेट का यूज फायर एक्सटिंग्विशर के बदले में कंसीडर नहीं किया जाएगा और ना ही रिकमेंडेड है। अगर आपको फायर बकेट प्रोवाइड करना है तो आपका जो फायर बकेट का जो स्टैंडर्ड है वो IS 2546, वो एक्सटिंग्विशर से ओवर एंड एबव रिक्वायरमेंट के लिए आप रेफर कर सकते हैं। जो नंबर एंड साइज ऑफ एक्सटिंग्विशर्स जो है इंस्टॉलेशन पर्पस के लिए, वो डिटरमाइन किया जाता है टाइप के हिसाब से, फायर रेटिंग के हिसाब से, फायर हजार्ड क्लासिफिकेशन, जो प्रोटेक्टेड रिस्क है, जिस एरिया में आप फायर एक्सटिंग्विशर प्रोवाइड कर रहे हैं उस एरिया का वो प्रोटेक्टेड रिस्क जो है उसको हम डिटरमाइन करके ही नंबर एंड साइज ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर जो होता है वो डिसाइड करते हैं। सेक्शन 1 में ही आप देखेंगे कि रेफरेंसेस के बारे में बात किया गया है। और जब हम रेफरेंसेस की बात करते हैं तो डायरेक्टली ये एनेक्सर ए को रेफर कर रहा है। और एनेक्सर ए जो है लास्ट में है स्टैंडर्ड के, और वो लिस्ट ऑफ रेफर्ड स्टैंडर्ड का एक लिस्ट है जिसमें कि IS 3594, 4308, 4989, 7673, 14951, 15222, 15683, 16018 स्टैंडर्ड के बारे में दिया गया है। उसको ये जो रिवाइज स्टैंडर्ड है इस लिस्ट ऑफ रेफर्ड स्टैंडर्ड को रेफर कर रहा है। दूसरा सेक्शन जो है वो स्कोप का है। तो हम स्कोप में देखेंगे कि सबसे पहले पर्पस ऑफ द स्टैंडर्ड, पर्पस जो क्या है फायर इस जो 2190 है उसके पर्पस के बारे में बात की गई है। तो ये स्टैंडर्ड एक गाइडलाइंस है सिलेक्शन, इंस्टॉलेशन, मेंटेनेंस और जो टेस्टिंग है फायर एक्सटिंग्विशर का, चाहे वो मोबाइल व्हील टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर हो या पोर्टेबल नॉर्मल फायर एक्सटिंग्विशर हो। और इसमें यह भी बताया गया है कि फायर एक्सटिंग्विशर सिर्फ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है और सिर्फ ये स्मॉल फायर के लिए ही यूज किया जाता है। और जो फिक्स्ड फायर प्रोटेक्शन है उसके सप्लीमेंट्री की तरह हम इसको यूज करते हैं, चाहे वो ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर की बात करें या हाइड्रेंट सिस्टम की बात करें हम। ये नॉन अल्टरनेटिव नेचर के हैं, नॉट ए सब्स्टिट्यूट फॉर परमानेंटली इंस्टॉल्ड फायर एक्सटिंग्विशर सिस्टम।
जो भी फिक्स्ड फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं, फायर एक्सटिंग्विशिंग सिस्टम है, उसको ये सब्स्टिट्यूट नहीं करेगा। और आपको पोर्टेबल के बारे में जो यहाँ पे बात की गई है, तो आपको पोर्टेबल के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना ही पड़ेगा आपको। मिनिमम रिक्वायरमेंट को ये स्पेसिफाई करता है, ये स्टैंडर्ड जो है ये मिनिमम रिक्वायरमेंट की बात करता है। अगर आप उससे ओवर एंड अबव जाते हैं तो ये प्लस है, वो आप प्रोवाइड कर सकते हैं। चाहे आपने अगर ये एसेस किया है कहीं पे एडिशनल रिस्क है, कोई एरिया आपका बड़ा है, हाई रिस्क है, तो आप एडिशनल फायर एक्सटिंग्विशर वहां पे उस एरिया के प्रोटेक्शन को इनहांस करने के लिए प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इस स्टैंडर्ड में जो भी नंबर्स दिए गए हैं वो सारे मिनिमम रिक्वायरमेंट हैं। इसके कुछ लिमिटेशंस की भी बात की गई है। ये स्टैंडर्ड जो है 2190, ये आपको ऑनबोर्ड एयरक्राफ्ट फायर एक्सटिंग्विशर, वाटरक्राफ्ट फायर एक्सटिंग्विशर और व्हीकल्स पे रखे फायर एक्सटिंग्विशर के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो ये लिमिटेशंस है। दोस्तों सेक्शन 3 में हम टर्मिनोलॉजी की बात करते हैं। तो टर्मिनोलॉजी में आप देखेंगे कि काफी सारे टर्म को डिफाइन किया गया है, लेकिन मैंने कुछ उसमें से टर्म चुने हैं जो मैंने सोचा कि आपको बताया जाए। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इसमें जितने भी टर्मिनोलॉजी यूज किए गए हैं वो इंडियन स्टैंडर्ड 7673 के अकॉर्डिंग है, जो फायर फाइटिंग इक्विपमेंट ग्लोसरी वाला ऑफ टर्म जो है का जो स्टैंडर्ड है उसके अकॉर्डिंग ही है। और एक क्लीन एजेंट है जिसका डेफिनेशन दिया गया है कि नॉन कंडक्टिव गैसियस और वेपोराइजिंग लिक्विड फायर extinguishant that leaves no residue, is non-toxic at effective concentration and includes agents like CO2 and HFC fluoroketone। कॉम्पिटेंट पर्सन आप देखेंगे कि ये जो रिवाइज स्टैंडर्ड है इसमें काफी अच्छे से समझाया गया है, काफी अच्छा मेंशन किया गया है। कॉम्पिटेंट पर्सन के बारे में काफी कुछ लिखा हुआ है। आप देखेंगे कि एन इंडिविजुअल विद द ट्रेनिंग, एक्सपीरियंस, tools and information required to perform inspection, maintenance and recharging as per the standard रेफर। और आप देखेंगे कॉम्पिटेंसी रिक्वायरमेंट जो है एनेक्सर सी में भी थोड़ा सा ब्रॉड में दिया गया है, ब्रॉड इंफॉर्मेशन दी गई है। फोम कंसंट्रेट के बारे में बात कर रहा है। फोम कंसंट्रेट जो है चाहे वो AFFF हो या FFP हो, सुटेबल फॉर पोलर सॉल्वेंट हो, कंफर्मिंग टू, तो जितने भी फोम कंसंट्रेट हैं वो IS 4989 के अकॉर्डिंग होना चाहिए, जो कि फोम का स्टैंडर्ड है। हम देखेंगे फायर को क्लासिफाई जो किया गया है इस स्टैंडर्ड में। आप देखेंगे कि फायर को क्लासिफाई ABCDF 5 क्लासेस में किए गए हैं। तो क्लास A फायर जो है, फायर्स इन ऑर्गेनिक सॉलिड्स, वुड, पेपर रिक्वायरिंग वाटर कूलिंग इफेक्ट। क्लास B फायर इन फ्लेमेबल लिक्विड्स और सॉलिड्स नीडिंग अ ब्लैंकेटिंग इफेक्ट। क्लास C फ्लेमेबल गैस अंडर प्रेशर, और ऐसे फायर को एक्सटिंग्विश करने के लिए इनर्ट गैस, पाउडर और वेपराइजिंग लिक्विड का यूज किया जाता है। क्लास D में आप देखेंगे कि जो मेटल फायर है उसकी बात की गई है। तो फायर्स इन रिएक्टिव मेटल्स जैसे मैग्नीशियम, सोडियम, और इसको एक्सटिंग्विश करने के लिए स्पेशलाइज्ड एक्सटिंग्विशिंग मीडिया और टेक्निक का यूज किया जाता है। क्लास F फायर इन्वॉल्विंग कुकिंग ऑयल और फैट इन अप्लायंसेस, ऑफन रिफर्ड टू एज ए किचन फायर। तो क्लास F या किचन फायर जो है वो कुकिंग ऑयल और फैट वाले फायर के बारे में बात की गई है। तो ये टोटल 5 क्लासिफिकेशंस हैं। तो हजार्ड क्लासेस में आप देखेंगे कि क्लास A हजार्ड ये नया ऐड किया गया है। तो इसमें बहुत ज्यादा कुछ मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। क्लास A हजार्ड ऐसे एरिया जहां पे क्लास A फायर होने के चांसेस है उसको क्लास A हजार्ड में कंसीडर किया गया है। क्लास B हजार्ड में जहां पे ऑयल, ग्रीस और पेंट रखे हुए हैं, जहां पे क्लास B फायर हो सकता है, उसको क्लास B हजार्ड में कंसीडर किया गया है। क्लास C हजार्ड ऐसे एरिया जहां पे गैसेस, नेचुरल गैसेस, प्रोपेन और वो क्लास C फायर वहां पे हो सकते हैं, तो ऐसे एरिया को क्लास C हजार्ड बोला गया है। क्लास D हजार्ड एरिया जहां पे रिएक्टिव मेटल रखे गए हैं जैसे मैग्नीशियम, सोडियम, और वहां पे क्लास D फायर होने के चांसेस हैं, तो उसको क्लास D हजार्ड
कंसीडर किया गया है। क्लास एफ हैजार्ड में आप देखेंगे कि कुकिंग ऑयल और फैट जो हैं अप्लायंसेस थे, अगर वहां पे क्लास एफ फायर के चांसेस हैं तो ऐसे एरिया को क्लास एफ हजार्ड में कंसीडर किया गया है। दोस्तों ये काफी इंटरेस्टिंग है, हजार्ड टाइप। पहले इस तरह का कुछ रिक्वायरमेंट नहीं था, और आप देखेंगे कि एनेक्सर बी जो है वो एक टेबल है उसमें, और उसमें बता रहा है कि जब आप हजार्ड क्लासिफाई करते हैं तो आपको इन चीजों का भी ध्यान रखना है। जैसे अगर आपकी बिल्डिंग आप देखेंगे तो इसमें हाइट ऑफ द बिल्डिंग अगर अप टू 15 मीटर है तो उसको लो हजार्ड में आप कंसीडर कर सकते हैं, और अगर एबव 15 मीटर है तो उसको आपको हाई हजार्ड में कंसीडर करना है। नंबर ऑफ ऑक्यूपेंट्स के बेसिस पे भी हजार्ड क्लासिफाई किया गया है यहाँ पे। अगर लेस देन 15 पीपल हैं तो लो हजार्ड में आएगा, अगर 15 टू 250 पीपल है तो उसको मॉडरेट में आपको कंसीडर करना है, और एक्सेस ऑफ 250 अगर है तो वो हाई हजार्ड में कंसीडर किया जाएगा। बिल्डिंग के सरफेस एरिया से भी आप डिसाइड कर सकते हैं, अगर 300 स्क्वायर मीटर से कम का एरिया है तो आप उसको लो हजार्ड में कंसीडर करेंगे, और 300 से 3000 स्क्वायर मीटर में आप मॉडरेट, और एबव 3000 स्क्वायर मीटर में आप हाई हजार्ड एरिया में उसको कंसीडर करेंगे। फ्लेमेबल गैस लेस देन अगर 500 लीटर्स हैं तो उस केस में आप लो हजार्ड कंसीडर करेंगे, अगर 500 टू 3000 लीटर हैं तो उस केस में आप उसको मॉडरेट हजार्ड में कंसीडर करेंगे। हाई हजार्ड 3000 से अगर एबव लीटर्स हैं फ्लेमेबल गैसेस तो आप उसको हाई हजार्ड में कंसीडर करेंगे। फ्लेमेबल लिक्विड की बात करते हैं तो लेस देन अगर 250 लीटर है तो आप उसको लो हजार्ड, अगर 250 टू 1000 है तो उस केस में आप मॉडरेट हजार्ड, और इन एक्सेस ऑफ 1000 अगर हैं तो हाई हजार्ड में कंसीडर करना पड़ेगा। कंबस्टेबल लिक्विड्स 500 लीटर से अगर नीचे है तो लो हजार्ड, अगर 1000 टू 2000 है तो मॉडरेट, और अगर 2000 से ज्यादा है तो इसको हाई हजार्ड में कंसीडर करना पड़ेगा। तो अब आप देखेंगे कि लो लाइट हजार्ड किसको बोलते हैं, तो एरिया जहां पे मिनिमल क्लास ए कंबस्टेबल मटेरियल जैसे कि ऑफिस, क्लासरूम, होटल्स, जहां पे फायर होने के चांसेस बहुत ही कम है उसको लो हजार्ड में डिफाइन किया गया है। और ऑर्डिनरी और मॉडरेट हजार्ड जब आप देखेंगे तो इसका जो डेफिनेशन दिया गया है कि ऐसे एरिया जहां पे क्लास ए और क्लास बी कंबस्टेबल मटेरियल हैं, जैसे कि डाइनिंग एरिया, दुकान, वर्कशॉप, वेयरहाउस, ऑर्डिनरी गुड्स, तो उसको ऑर्डिनरी, मॉडरेट हजार्ड। और हाई हजार्ड जो टाइप है, ऐसे एरिया जहां पे हाई लेवल ऑफ क्लास ए एंड क्लास बी के कंबस्टेबल हैं, स्टोरेज है, प्रोडक्शन, और कोई लकड़ी का काम चल रहा है, वुड वर्किंग है, व्हीकल रिपेयर है, या फिर फ्लेमेबल लिक्विड की हैंडलिंग हो रही है, तो ऐसे ऐसे एरिया को हम हाई हजार्ड में कंसीडर करेंगे। और जो यहाँ पे 5 पैरामीटर, 6 पैरामीटर्स थे, उसके उसके थ्रू भी हमें हजार्ड के टाइप को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। कुछ और डिफिनेशंस जो टर्मिनोलॉजी में दिए गए हैं आप देखेंगे, हाई प्रेशर सिलेंडर, अगर प्रेशर सर्विस प्रेशर 19 बार से एबव है तो उसको हम हाई प्रेशर सिलेंडर में कंसीडर करते हैं। लो प्रेशर सिलेंडर अगर 19 बार से के इक्वल और लेस देन है तो उसको हम लो प्रेशर सिलेंडर में कंसीडर करते हैं। पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर, ऐसे फायर जो होते हैं वो हैंड कैरिड होते हैं, लेस देन 17 केजी के होंगे, 17 केजी या उससे कम वेट के होंगे। प्रेशराइज्ड स्टोर्ड प्रेशर और CO2 गैस कार्टेज कोई भी हो सकता है, हम उसको पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर बोलेंगे। व्हील्ड फायर एक्सटिंग्विशर, ऐसे फायर एक्सटिंग्विशर जो जिसमें व्हील लगे हुए रहते हैं, मोबाइल एक्सटिंग्विशर है, लेकिन उसका वेट जो होता है वो 17 केजी से 450 केजी तक का हो सकता है, और ट्रांसपोर्ट और ऑपरेशन उसका 1 या 2 आदमी के द्वारा किया जा सकता है। इंस्पेक्शन की अगर हम बात करेंगे तो जब हम फायर एक्सटिंग्विशर इंस्पेक्शन की बात करते हैं तो कुछ चीजें उसमें हम इंक्लूड करते हैं, जैसे कि ये अपने डेजिग्नेटेड लोकेशन पे प्रेजेंट हो, फुल्ली चार्ज और रेडी टू ऑपरेट मोड में हो, अनटेम्पर्ड हो, और इसको किसी ने पहले यूज नहीं किया है, और कोई भी विजिबल अगर आपको डैमेज दिखता है, कोई इशू दिखता है, या कोई हिंडर क्रिएट कर रहा है तो ऐसे चीज हम इंस्पेक्शन में कंसीडर करते हैं। सर्विसिंग में मेंटेनेंस, रिचार्जिंग और हाइड्रोलिक प्रेशर टेस्टिंग को सर्विसिंग में कंसीडर किया जाता है। दोस्तों हम आ गए सेक्शन 4 में।
और ये सेक्शन 4 जो है उसमें हम क्लासिफिकेशन, रेटिंग्स एंड परफॉर्मेंस ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर की बात करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन जो फायर एक्सटिंग्विशर का होता है मेनली दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है यहाँ पे। तो आप देखेंगे कि सबसे पहले तो फायर टाइप, कौन से फायर टाइप के लिए फायर एक्सटिंग्विशर यूज होगा, और दूसरा उसका रेटिंग होता है जो एक तरह से इफेक्टिवनेस होता है बेस्ड ऑन फायर टेस्ट। रेटिंग सिस्टम जो है वो सेम हम यूज करेंगे जो IS 15683 में डिफाइन किया गया है, और IS 16018 के अकॉर्डिंग रेटिंग सिस्टम डिफाइन इसमें यूज किया गया है। और फायर परफॉर्मेंस जो है एक्सटिंग्विशर का वो मीट करना चाहिए जो इंडियन स्टैंडर्ड है 15683 और 16018। सेक्शन 5 जो है वो जनरल रिक्वायरमेंट जो फायर एक्सटिंग्विशर इंस्टॉलेशन का है उसके बारे में बात करता है। जो जनरल रिक्वायरमेंट है वो मेंटेनेंस, सबसे पहले मेंटेनेंस की बात की गई है। तो जो भी फायर एक्सटिंग्विशर है वो फुल्ली चार्ज होना चाहिए, ऑपरेबल कंडीशन में होना चाहिए, साथ साथ अपने जगह पे डेजिग्नेटेड प्लेस पे अवेलेबल होना चाहिए। लोकेशन एक्सटिंग्विशर जो है वो इजीली एक्सेसिबल होना चाहिए, प्रिफरेबली अलोंग ट्रेवल पाथ और नियर एग्जिट होना चाहिए, एस्केप रूट या एग्जिट के पास होना चाहिए, ये प्रेफरेंस दिया जाता है। कैबिनेट जो होता है वो लॉक नहीं करना चाहिए। अगर वहां पे कुछ चोरी या फिर कुछ और तरह के रिस्क हैं तो उस केस में आप इमरजेंसी एक्सेस प्रोवाइड कर सकते हैं। विजिबिलिटी जो है फायर एक्सटिंग्विशर हमेशा अनऑब्स्ट्रक्टेड होना चाहिए और साइनेजेस भी वहां पे अवेलेबल होना चाहिए लोकेशन पे। टेम्परेचर, कोई भी एरिया अगर वहां पे हीटिंग सोर्स है या हायर टेम्परेचर है तो उस एरिया में फायर एक्सटिंग्विशर को एक्सपोज नहीं करना चाहिए, ना ही रखना चाहिए। और थोड़ा सा गैप आप बना के उस एरिया से बाहर आ सकते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर को थोड़ा सा दूर रख सकते हैं। जो भी फायर एक्सटिंग्विशर का टेम्परेचर रेंज है हमें उसी में फायर एक्सटिंग्विशर को यूज करना चाहिए। माउंटिंग की अगर बात करते हैं तो माउंटिंग, फायर एक्सटिंग्विशर को आप ब्रैकेट में माउंट कर सकते हैं, दीवार पे लगा सकते हैं, कैबिनेट में रख सकते हैं, फ्लोर वाले स्टैंड में रख सकते हैं। अगर वॉल माउंटिंग पॉसिबल नहीं है तो हाइट, ये काफी इंपॉर्टेंट सा चीज है जो काफी लोगों को मन में कंफ्यूजन होता है। हाइट जो फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं आपके, जो पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर हैं, उसका टॉप मैक्सिमम 1.5 मीटर के हाइट पे होना चाहिए फ्लोर से। और अगर आप उसको स्टैंड में रख रहे हैं, फ्लोर स्टैंड में, तो उस केस में आपको ध्यान रखना है कि 30 mm से ज्यादा ऊपर हो क्लियरेंस, जो उसका बॉटम से है वहां से। ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शंस हमेशा आउटवर्ड होना चाहिए और विजिबल होना चाहिए। और मेंटेनेंस का जो लेवल होता है वो आपको कभी भी ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शंस पे, ये एक बैड प्रैक्टिस है जो बहुत जगह देखा जाता है कि जो मेंटेनेंस स्टिकर्स होते हैं वो ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शंस के ऊपर ही चिपका दिए जाते हैं, तो ऐसे चीज हमें अवॉइड करना चाहिए। जो आउटडोर कैबिनेट है उसमें वेंटिलेशन होना चाहिए। मेश स्क्रीन आप लगा सकते हैं ताकि अगर आपको लगता है कि कैबिनेट के अंदर में कोई इंसेक्ट या रेप्टाइल आ सकता है तो उस केस में आप मेश से उस वेंटिलेशन वाले होल को कवर कर सकते हैं। प्रोटेक्शन के लिए दिया गया है, अगर कोई ऐसा एरिया है जहां पे वाइब्रेशन होता है, हमेशा कंटिन्यूअस वाइब्रेशन होता है, तो उस समय उस एरिया में आप स्पेशल ब्रैकेट कंसीडर कर सकते हैं जो कि फिजिकल डैमेज से फायर एक्सटिंग्विशर को प्रोटेक्ट कर पाए। सेक्शन 6 में हम सिलेक्शन ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर, तो सबसे पहले हम क्लीन एजेंट फायर एक्सटिंग्विशर की बात करते हैं। तो क्लीन एजेंट एक लिमिटेड सिचुएशन में हम इसका यूज करते हैं। क्लीन मीडियम जहां पे हमें जरूरत होती है एक्सटिंग्विश करने के लिए फायर को, जिस एरिया में हमें फायर को एक्सटिंग्विश करने के लिए क्लीन मीडियम की जरूरत होती है ताकि हम कोई भी इक्विपमेंट को डैमेज ना हो, साथ साथ कोई जो पर्सनल उस एरिया में हो उसको कोई हजार्ड ना हो, तो इस एरिया में हम क्लीन एजेंट का यूज करते हैं। और कुछ रेगुलेशंस हैं क्लीन एजेंट को लेके जो हमें फॉलो करना पड़ता है। अगर इंडिया में हम देखेंगे तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और नेशनल रेगुलेशन फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, तो इनके
इनके रेगुलेशन के अंडर ही हम क्लीन एजेंट का यूज कर सकते हैं। अब आप फायर एक्सटिंग्विशर का सिलेक्शन हजार्ड के क्लास के बेसिस पे कर सकते हैं। तो हजार्ड स्पेसिफिक सिलेक्शन जो है, आप देखेंगे कि हजार्ड, अगर क्लास ए हजार्ड की हम बात करते हैं तो क्लास ए हजार्ड में आप क्लास ए रेटिंग वाले फायर एक्सटिंग्विशर का यूज करेंगे। क्लास बी वाले हजार्ड में आप ऐसे फायर एक्सटिंग्विशर का यूज करेंगे जो क्लास बी रेटिंग का हो। क्लास सी हजार्ड वाले एरिया में आप जो फायर एक्सटिंग्विशर सेलेक्ट करेंगे वो क्लास बी रेटेड का फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए। क्लास डी वाले हजार्ड एरिया में आप जो फायर एक्सटिंग्विशर का यूज करेंगे वो ऐसे फायर एक्सटिंग्विशर का यूज करेंगे जिसके बॉडी पे आप देखेंगे क्लास डी मार्क किया गया है। क्लास एफ, जब हम फायर एक्सटिंग्विशर सेलेक्ट करते हैं तो उस समय क्लास एफ रेटिंग आपको देखना जरूरी है। इलेक्ट्रिकल हैजार्ड वाले एरिया में आप CO2 पाउडर, क्लीन एजेंट, वाटर मिस्ट एक्सटिंग्विशर, जो इलेक्ट्रिकल जो टेस्टेड हो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट पे, एनर्जाइज इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट पे टेस्टेड हो, ऐसे फायर एक्सटिंग्विशर का आप यूज कर सकते हैं। CO2 अगर उसमें मेटल हॉर्न है तो ऐसे फायर एक्सटिंग्विशर का, CO2 एक्सटिंग्विशर का यूज आपको नहीं करना चाहिए जो इलेक्ट्रिकल हैजार्ड वाला एरिया है। पाउडर्स, अगर आपको लगता है कि इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट आपका डैमेज कर सकता है तो आप उसको भी अवॉइड कर सकते हैं। जब हम प्रेशराइज्ड फ्लेमेबल लिक्विड एंड गैस फायर से प्रोटेक्ट करने के लिए फायर एक्सटिंग्विशर को सिलेक्शन करना होता है तो हम एक्सटिंग्विशर विथ नॉन पाउडर मीडिया आर इनइफेक्टिव, तो आपको पाउडर मीडिया वाला ही फायर एक्सटिंग्विशर चूज करना होता है। और आप इसमें एक्सपर्ट एडवाइस भी ले सकते हैं, मैन्युफैक्चरर का रिकमेंडेशन भी ले सकते हैं, और स्पेशल नोजल और मीडिया एप्लीकेशन जो होता है, जो भी रिक्वायर्ड होता है वो बेस्ड ऑन मैन्युफैक्चरर रिकमेंडेशन और एक्सपर्ट ओपिनियन। और एक चीज और एडवाइस की गई है, अगर इस तरह का फायर आप इनकाउंटर करते हैं तो उस केस में आपको कोशिश करनी चाहिए कि गैस और लिक्विड का सप्लाई इमीडिएटली बंद कर पाएं अगर पॉसिबल हो। क्लास बी इन मोशन, जब कोई लिक्विड, फ्लेमेबल लिक्विड अगर मोशन में है, जैसे पॉरिंग हो रहा है, ड्रिपिंग हो रहा है, तो उस समय फायर एक्सटिंग्विशर जो है आप मैन्युफैक्चरर के एडवाइस के अकॉर्डिंग यूज करेंगे। ऐसे एरिया में फिक्स सिस्टम्स जो है वो ज्यादा कंसीडर किया जाता है। वाटर सोल्यूबल लिक्विड्स जो हैं, ऐसे लिक्विड्स जो फ्लेमेबल भी हैं और साथ साथ वाटर सोल्यूबल भी हैं, तो ऐसे फ्लेमेबल लिक्विड के लिए आप जो फायर एक्सटिंग्विशर सेलेक्ट करेंगे वो AFFF और FFP नहीं होगा। हमें अल्कोहल रेसिस्टेंट और मल्टीपर्पज फोम जो है उसको यूज करना पड़ेगा IS 4989 के अकॉर्डिंग। व्हील एक्सटिंग्विशर्स हम हाई हैजार्ड एरिया के लिए कंसीडर करते हैं जहां पे कि हमें हाई मीडिया की जरूरत होगी, हाई फ्लो रेट की जरूरत होगी, और स्ट्रीम का जो रेंज है वो रीचेबल हो, जो भी आपका हैजार्ड है उस एरिया में, और मीडिया कैपेसिटी बढ़ता है उससे। तो सेक्शन 7 में आप देखेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सटिंग्विशर की बात की गई है। इसमें कुछ जनरल रिक्वायरमेंट है, आइए पहले हम उसको देखते हैं। तो मिनिमम एक्सटिंग्विशर कितने होने चाहिए, तो ये एज पर गाइडलाइंस जो स्टैंडर्ड में है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। विद एडिशनल यूनिट, अगर कोई स्पेशल हैजार्ड और हाई स्टोरेज है कहीं पे तो वहां पे आप एडिशनल यूनिट्स प्रोवाइड कर सकते हैं फायर एक्सटिंग्विशर का। बिल्डिंग और हजार्ड प्रोटेक्शन जो है दोनों के लिए फायर एक्सटिंग्विशर इंस्टॉल करना है। क्लास ए बिल्डिंग प्रोटेक्शन, बिल्डिंग स्ट्रक्चर के लिए यहाँ पे क्लास ए एक्सटिंग्विशर एडवाइस किया गया है स्ट्रक्चरल प्रोटेक्शन के लिए। कंटेंट प्रोटेक्शन के लिए आप देखेंगे कि जो भी एक्सटिंग्विशर, जो भी फायर एक्सटिंग्विशर सुटेबल हो क्लास A, B, C, D और F हैजार्ड्स अकॉर्डिंगली, जो भी हैजार्ड अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग आप फायर एक्सटिंग्विशर प्रोवाइड कर सकते हैं। और डुअल पर्पस फायर एक्सटिंग्विशर का भी यूज एक्सेप्टेबल है। क्लास ए फायर एक्सटिंग्विशर में ऑल्सो कवर क्लास ए ऑक्यूपेंसी रिस्क।
क्लास बी सी हजार्ड जो है, जैसे क्लास ए एक्सटिंग्विशर तो हो गया स्ट्रक्चर के प्रोटेक्शन के लिए, और एडिशनली आप बी एंड सी एक्सटिंग्विशर जो भी हजार्ड है उसके अकॉर्डिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। मल्टी क्लास एक्सटिंग्विशर्स मल्टी रेटिंग होना चाहिए, और सारे अगर वो मल्टी रेटिंग वाला क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है तो वो एक्सेप्टेबल है। ऑक्यूपेंसी क्लासिफिकेशंस जो है, जैसे लाइट, मॉडरेट और हाई हजार्ड हमने प्रीवियस स्लाइड्स में देखे। इसके अलावा आप अगर ऑक्यूपेंट्स के मोबाइल ऑक्यूपेंट्स की एविक्यूएशन एबिलिटी के बेसिस पे चाहें तो आप एडिशनल नंबर्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर आप प्रोवाइड कर सकते हैं बेस्ड ऑन जो भी आपने कैटेगरी वहां पे डिफाइन किया है, हाई हजार्ड, मॉडरेट हजार्ड, लाइट हजार्ड। तो आप एडिशनल उसमें ऐड करके, अगर एवेक्यूएशन एबिलिटी किसी की कम है, लोग ज़्यादा टाइम लेंगे उस एरिया से एवेक्यूएट करने में, तो उस एरिया में आप एडिशनल फायर एक्सटिंग्विशर इंस्टॉल कर सकते हैं। फ्लोर लेवल रिक्वायरमेंट एक दी गई है। फ्लोर लेवल रिक्वायरमेंट में आप देखेंगे कि टेबल 1 और टेबल 2 को रेफर किया गया है। फ्लोर लेवल रिक्वायरमेंट में दो चीज की बात की गई है, एक तो एक्सटिंग्विशर पर एरिया कितना होना चाहिए, साथ साथ ट्रेवल डिस्टेंस कितना हमें मीट करना है टू रीच फायर एक्सटिंग्विशर, जो भी नियरेस्ट हमारा फायर एक्सटिंग्विशर पॉइंट है वहां पे पहुंचने के लिए। तो फायर एक्सटिंग्विशर रेटिंग में आप देखेंगे कि टेबल 1 में आप देखेंगे कि लाइट, मॉडरेट, हाई हजार्ड टाइप ऑफ हजार्ड डिफाइंड है, और इसके अकॉर्डिंग रेटिंग दी गई है। जैसे लाइट हजार्ड में 2A रेटिंग, मॉडरेट में 3A, हाई में 4A रेटिंग। मैक्सिमम ट्रेवल डिस्टेंस जो है 20 मीटर की है लाइट में, मॉडरेट में 20 मीटर की है, और हाई में 15 मीटर है पे आपको एक्सटिंग्विशर मिलना चाहिए। ट्रेवल डिस्टेंस, मैक्सिमम ट्रेवल डिस्टेंस, एरिया के अकॉर्डिंग भी आप फायर एक्सटिंग्विशर को प्लेस कर सकते हैं, और एरिया की रिक्वायरमेंट जो है वो है 300 स्क्वायर मीटर फॉर लाइट हजार्ड, 150 मीटर स्क्वायर फॉर मॉडरेट, और 100 स्क्वायर मीटर फॉर हाई हजार्ड। कॉम्बिनेशन, आप अगर आपको फायर रेटिंग जो भी एक्सटिंग्विशर की रेटिंग है वो आप मीट नहीं कर रहे हैं, तो आप जो लोअर रेटिंग है उसमें नंबर्स एक्सटिंग्विशर्स के बढ़ा के इस रेटिंग के रिक्वायरमेंट को मैच कर सकते हैं। जैसे 2A रेटेड फायर एक्सटिंग्विशर installed together can substitute for 3A और 4A रेटेड फायर एक्सटिंग्विशर। अगर आपको 4A फायर रेटेड एक्सटिंग्विशर की जरूरत है तो उस केस में आप 2A के दो फायर एक्सटिंग्विशर भी इंस्टॉल करके रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकते हैं। मिनिमम एक्सटिंग्विशर पर फ्लोर जो चाहिए, एटलीस्ट 2 फायर एक्सटिंग्विशर हर एक फ्लोर पे होना चाहिए, और अगर 100 स्क्वायर मीटर से कम का एरिया है तो उस केस में सिंगल एक्सटिंग्विशर एक्सेप्टेबल है। एक्सटिंग्विशर रेटिंग और प्लेसमेंट की हम बात करते हैं क्लास बी हजार्ड, और ये हजार्ड जो है आप ऐसे लिक्विड वाल की हम बात नहीं कर रहे हैं, फ्लेमेबल लिक्विड की बात नहीं कर रहे हैं, जहां पे कि लिक्विड का डेप्थ जो है एक्सेस ऑफ 6 mm हो। तो हम यहाँ पे क्लास बी हजार्ड में फायर एक्सटिंग्विशर रेटिंग और प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, क्लास सी हजार्ड में भी बात कर रहे हैं, और एक्सेप्ट जो है वो डेप्थ ऑफ लिक्विड जो है वो 6 mm से ज्यादा नहीं है। तो प्लेसमेंट हम अगर देखते हैं तो इसमें आप देखेंगे कि क्लास बी और क्लास सी हजार्ड वाले एरिया में लाइट में आप देखेंगे 55B की फायर रेटिंग की फायर एक्सटिंग्विशर आपको चाहिए, मैक्सिमम ट्रेवल डिस्टेंस 15 मीटर की, और मैक्सिमम एरिया पर एक्सटिंग्विशर जो है वो 300 स्क्वायर मीटर है। मॉडरेट में 144B, 15 मीटर की आपकी ट्रेवल डिस्टेंस, 150 स्क्वायर मीटर की फ्लोर एरिया। हाई में आप देखेंगे 233B की फायर रेटिंग, और उसके बाद एक्सटिंग्विशर की रेटिंग और ट्रेवल डिस्टेंस 50 मीटर और 100 स्क्वायर मीटर पे आपको फायर एक्सटिंग्विशर अवेल करवाना है। सेम चीज है अगर आप एक्सटिंग्विशर विथ हायर रेटिंग कैन फुलफिल रिक्वायरमेंट, अगर ट्रेवल डिस्टेंस आप एक्सीड कर रहे हैं तो उस केस में आप हायर रेटिंग के फायर एक्सटिंग्विशर प्रोवाइड कर सकते हैं। मिनिमम फायर एक्सटिंग्विशर 2 पर फ्लोर होना चाहिए, अगर फ्लोर एरिया 100 स्क्वायर मीटर से कम है तो 1 फायर एक्सटिंग्विशर। इस स्लाइड में हम बात कर रहे हैं, जो प्रीवियस स्लाइड में हमने देखा था कि एक्सेप्ट जो लिक्विड की डेप्थ है वो 6 mm से कम थी, और अगर लिक्विड की डेप्थ, फ्लेमेबल लिक्विड की डेप्थ 6 mm से ज्यादा है, जैसे हम टैंक में बात करते हैं, तो
ऐसे केस में क्लास बी फायर एक्सटिंग्विशर आपको प्रोवाइड करने हैं, और इसमें जो है आपको कंसीडर क्या करना है, फायर एक्सटिंग्विशर की रेटिंग जो है 144 बी पर स्क्वायर मीटर और 89 बी पर स्क्वायर मीटर AFFF फायर एक्सटिंग्विशर आपको प्रोवाइड करने हैं। इसके बेसिस पे आप नंबर्स डिसाइड कर सकते हैं, एक्सटिंग्विशर की साइज डिसाइड कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन रूल्स जो हैं, आप फायर लो रेटेड फायर एक्सटिंग्विशर से कभी भी जो लार्जेस्ट टैंक है उसकी रिक्वायरमेंट को आप ये नहीं कर सकते, रिप्लेस नहीं कर सकते। अगर आपके पास 3 नंबर्स AFFF फायर एक्सटिंग्विशर है तो ये मीट कर सकता है, और अगर रेटिंग आपका बढ़ रहा है तो इस तरह का चेंजेस आप कर सकते हैं। लार्ज हैजार्ड जैसे कि व्हील फायर एक्सटिंग्विशर लार्ज हैजार्ड के लिए आपको यूज करना है, जहां पे आपको लार्ज हैजार्ड वाला एरिया है, आप व्हील टाइप प्लस एडिशनली आप पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर का भी यूज कर सकते हैं नियर बाय एरिया में। ट्रेवल डिस्टेंस विद इन 15 मीटर होना चाहिए, और स्कैटर्ड हैजार्ड अगर पूरा फैला हुआ है तो प्रोटेक्ट इस हैजार्ड इंडिविजुअली। आप ऐसा नहीं सोच सकते कि 15 मीटर में हमारा एक एक्सटिंग्विशर रखा हुआ है और हमारा हैजार्ड जो है एक यहाँ पे है, एक 10 मीटर बाद है, तो ऐसे एक्सेप्टेबल नहीं है। आप अगर स्कैटर्ड हैजार्ड को हैंडल कर रहे हैं तो उस केस में आप हर एक हैजार्ड के पास आपको फायर एक्सटिंग्विशर कंसीडर करना पड़ेगा। अब हम बात कर रहे हैं एक्सटिंग्विशर साइज और प्लेसमेंट इलेक्ट्रिकल हैजार्ड के लिए। तो इलेक्ट्रिकल हैजार्ड इन्वॉल्व्स हैजार्ड्स डायरेक्टली रिलेटेड टू और सराउंडिंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के सराउंडिंग में जितने भी हैजार्ड होते हैं उसको डायरेक्टली रिलेट करता है। और क्लासिफिकेशन जो है इसको क्लास ए और क्लास बी हैजार्ड की तरह ही ट्रीट किया जाता है। साइज और लोकेशन ऑफ जो फायर एक्सटिंग्विशर है उसी के अकॉर्डिंगली प्लेस किया जाता है। सुटेबिलिटी, जितने भी फायर एक्सटिंग्विशर इलेक्ट्रिकल हैजार्ड में एरिया में होंगे उस केस में आपको फायर एक्सटिंग्विशर अप्रूव्ड होना चाहिए और मार्क्ड होना चाहिए इनर्जाइज्ड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के यूज के लिए। डी इनर्जाइज करना है अगर आप किसी भी इलेक्ट्रिकल फायर को इनकाउंटर कर रहे हैं तो उस केस में आपको रीइग्निशन को प्रिवेंट करने के लिए इमीडिएटली इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को डी एनर्जाइज करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिकल सप्लाई को कट करना पड़ेगा। अगर क्लास डी हैजार्ड की हम बात करें तो क्लास डी हैजार्ड में फायर एक्सटिंग्विशर का साइज और प्लेसमेंट जो है, तो क्लास डी हैजार्ड में कंबस्टेबल मेटल इन्वॉल्व होता है। तो ट्रेवल डिस्टेंस उसमें आप देखेंगे तो क्लास डी एक्सटिंग्विशर ही आपको यूज करना है जो कंपेटेबल हो कंबस्टेबल मेटल और मेटल फायर के लिए। तो ट्रेवल डिस्टेंस आप देखेंगे उसमें 20 मीटर है क्लास डी हैजार्ड में, जो आपको मेंटेन करना है। साइज और नंबर जो है फायर एक्सटिंग्विशर का वो बेस्ड ऑन होता है किस तरह का कंबस्टेबल मेटल है, इसकी फिजिकल पार्टिकल साइज क्या है, जो एक्सटिंग्विशर है जो एजेंट उसमें यूज किया जाए, एरिया कितना कवर करना है। अब हम बात कर रहे हैं क्लास एफ हैजार्ड, जो किचन फायर के नाम से भी आप जानते हैं, और इसमें जो इन्वॉल्व होता है हैजार्ड जो होता है वो कुकिंग ऑयल और फैट होता है, जो जितने भी कुकिंग मीडिया है ऑयल्स एंड फैट। तो क्लास एफ फायर एक्सटिंग्विशर कुकिंग मीडिया ऑयल और फैट हैजार्ड के लिए प्रोवाइड करना है, और इसके लिए एक टेबल दिया गया है टेबल 3। अब इसमें जब देखेंगे तो इसमें जो मिनिमम फायर एक्सटिंग्विशर की रेटिंग है वो मेंशन किया हुआ है, तो आप देखेंगे 5F है, और बेस्ड ऑन जो एक्सटिंग्विशर की रेटिंग है उसके बेस्ड ऑन ही आप एरिया जितना कवर कर रहे हैं। और यहाँ पे जो एरिया बात की गई है वो है मैक्सिमम कुकिंग एरिया पर एक्सटिंग्विशर। तो 5F रेटिंग के फायर एक्सटिंग्विशर से आप 0.03 स्क्वायर मीटर कुकिंग एरिया को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उस वहां पे आप फायर एक्सटिंग्विशर प्लेस कर सकते हैं। सिमिलरली आप देखेंगे 15F के लिए 0.05 स्क्वायर मीटर, 25F रेटिंग के अगर फायर एक्सटिंग्विशर है तो 0.08 स्क्वायर मीटर एरिया, 75F रेटिंग के अगर फायर एक्सटिंग्विशर है तो उस केस में आप 0.25 स्क्वायर मीटर एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग आप फायर एक्सटिंग्विशर का नंबर
डिसाइड कर सकते हैं। जो ट्रेवल डिस्टेंस होता है क्लास एफ हैजार्ड में, वो आपको मेंटेन करना है 10 मीटर का। सेक्शन 8 में हम देखेंगे पोर्टेबल एंड व्हील्ड फायर एक्सटिंग्विशर के इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस, और ये सेक्शन काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें काफी सारे चेंजेस हुए हैं जो जितने भी फायर सेफ्टी प्रोफेशनल है उनके लिए जानना जरूरी है। तो कुछ जनरल गाइडलाइंस है जो हम देख लेते हैं, जनरल इंस्ट्रक्शंस जो हैं। एक तो पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर्स के बारे में ये फिर से इसमें बताया गया है कि ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है और ये स्मॉल फायर के लिए ही यूज होता है, और इसकी रिक्वायरमेंट जो है रिक्वायरमेंट मैंडेटरी है। अगर आपके एरिया में स्प्रिंकलर भी है, हाइड्रेंट भी है और अदर कोई और भी फिक्स फायर फाइटिंग सिस्टम अगर लगा हुआ है तो भी आपको फायर एक्सटिंग्विशर प्रोवाइड करना है। एक्सक्लूजन क्या है अगर आप देखेंगे तो इसमें जितने भी परमानेंटली इंस्टॉल्ड फायर सप्रेशन सिस्टम है, जो फिक्स टाइप के फायर सप्रेशन सिस्टम है, और अगर उसमें पोर्टेबल कंपोनेंट भी लगे हुए हैं तो भी आप उसको पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर में कंसीडर नहीं करेंगे। जैसे ही कोई भी फायर एक्सटिंग्विशर, चाहे वो सिलेंडर हो या जितने भी कंपोनेंट्स हैं उसके, वो अगर यूज हो रहा है फिक्स फायर फाइटिंग इक्विपमेंट, फिर फिक्स फायर फाइटिंग सिस्टम या सप्रेशन सिस्टम में, तो ऐसे ऐसे एक्सटिंग्विशिंग सिस्टम को आप इस कोड के अकॉर्डिंग इस कोड में कंसीडर नहीं किया गया, वो एक्सक्लूडेड है, तो ये कोड उस पर एप्लीकेबल नहीं होगा। इंस्पेक्शन, मेंटेनेंस एंड चार्जिंग की हम बात करते हैं तो कुछ सजेस्ट किया गया है, जैसे कि रिस्पॉन्सिबिलिटी या ऑनर या डेजिग्नेटेड एजेंट द्वारा इंश्योर किया जाएगा कि इंस्पेक्शन, मेंटेनेंस और रिचार्ज फायर एक्सटिंग्विशर का हो रहा है। इंस्पेक्शन के लिए मिनिमम नॉलेज जरूरी है। क्वार्टरली इंस्पेक्शन के लिए कॉम्पिटेंट पर्सन शुड हैंडल सर्विसिंग। मिनिमम नॉलेज रिक्वायर्ड है क्वार्टरली इंस्पेक्शन के लिए, लेकिन जब सर्विसिंग की हम बात करते हैं तो उसके लिए कॉम्पिटेंसी होना जरूरी है। कॉम्पिटेंसी के बारे में हमने प्रीवियस स्लाइड में ऑलरेडी देखा है। मेंटेनेंस के लिए कुछ गाइडलाइंस है, जो प्रॉपर टूल्स होने चाहिए, मटेरियल्स होने चाहिए, पार्ट्स होने चाहिए। रिप्लेसमेंट, कोई भी अगर फायर एक्सटिंग्विशर आउट ऑफ सर्विस है तो उसको इमीडिएटली रिप्लेस करना है, चाहे वो स्पेयर वन से हो या फिर कोई और फायर एक्सटिंग्विशर जो सेम रेटिंग या उससे एबव रेटिंग की हो, उससे आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं। इंस्पेक्शन में देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो फायर एक्सटिंग्विशर के इंस्पेक्शन के बारे में यहाँ पे बताया गया है, 90 डेज इंटरवल में और मोर फ्रीक्वेंटली भी आप कर सकते हैं। तो मतलब 90 डेज में आपको फायर एक्सटिंग्विशर का इंस्पेक्शन करना है, मतलब हो गया क्वार्टरली। और इससे कम फ्रीक्वेंसी भी आप कंसीडर कर सकते हैं अगर कोई सरकमस्टांसेस इस तरह के हैं जहां पे एक्सटिंग्विशर बहुत फ्रीक्वेंट खराब होते हैं या फिर उसके स्पेयर पार्ट या फिर कुछ और कंडीशंस जो है वो सुटेबल नहीं है, तो उस केस में आप इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा सकते हैं। पीरियोडिक चेक्स में क्या क्या चीजें हम देखते हैं, एक तो ये जो इंस्पेक्शन, जो क्वार्टरली इंस्पेक्शन की हम बात कर रहे हैं, उसमें देखेंगे कि एक्सटिंग्विशर अपने प्लेस पे है कि नहीं, वो अनऑब्स्ट्रक्टेड होना चाहिए, विजिबल होना चाहिए, ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शंस जो है उसका आउटवर्ड फेस करना चाहिए, ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शंस जो लगे हुए होते हैं फायर एक्सटिंग्विशर के बॉडी में वो विजिबल होना चाहिए। सील्स और टेम्पर इंडिकेटर जो है वो इंटैक्ट है कि नहीं, एक्सटिंग्विशर फुल है, चाहे आप वेट कीजिए या फिर और किसी मेथड से आप उसके फुलनेस का पता करें। कोई डैमेज, कोरोजन, लीकेज और क्लॉग नोजल नहीं होना चाहिए। प्रेशर गेज जो है वो ऑपरेटिंग रेंज में होना चाहिए। हैंगर, ब्रैकेट और कैबिनेट जो है वो सिक्योर और अनडैमेज्ड होना चाहिए। इंस्पेक्शन टैग और एचपीटी टैग जो है वो लगे हुए होने चाहिए फायर एक्सटिंग्विशर के बॉडी पे। हॉज रिटेंशन बैंड जो है वो सिक्योर होना चाहिए। क्लीन एक्सटीरियर एंड री इंस्टॉल एट दी डेजिग्नेटेड प्लेस, तो उस फायर एक्सटिंग्विशर की क्लीनिंग करेंगे और उसको फिर से अपने प्लेस पे रख देंगे। तो इन चेक्स के बदौलत आप अपना जो क्वार्टरली इंस्पेक्शन है उसका चेकलिस्ट आप प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर कोई डेफिशिएंसी फायर एक्सटिंग्विशर में मिलता है ड्यूरिंग इंस्पेक्शन तो इमीडिएटली उसको करेक्टिव एक्शन लेना है या फिर उसको यूज से हटा देना है। एनुअल मेंटेनेंस की हम बात करते हैं, क्वार्टरली इंस्पेक्शन हो गया, अब एनुअल मेंटेनेंस की बात करते हैं। तो एनुअल मेंटेनेंस में कुछ जनरल पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान देने चाहिए। एक तो सारे एक्सटिंग्विशर्स जो हैं सबका मेंटेनेंस होना है एनुअली,
कम से एनुअली, लेकिन 6 महीने से कम में नहीं। आइडियली एनुअली होना है, लेकिन अगर आप उससे पहले भी करना चाहते हैं तो वो 6 महीने से ऊपर के पीरियड का हो। ड्यूरिंग हाइड्रो टेस्टिंग, जब भी हाइड्रो टेस्टिंग होगा किसी भी फायर एक्सटिंग्विशर का, तो उसके साथ उसका मेंटेनेंस भी कैरी आउट किया जाएगा। जो एनुअल मेंटेनेंस के चेक्स हैं वो सारे किए जाएंगे। जब कभी भी फायर एक्सटिंग्विशर में कुछ फाइंडिंग्स मिलता है तो उस केस में उसका एनुअल मेंटेनेंस, आप जो एनुअल मेंटेनेंस के जो चेक्स हैं उसको आप परफॉर्म कर सकते हैं। जब हम एनुअल मेंटेनेंस करते हैं एक्सटिंग्विशर का, तो सील और सेफ्टी डिवाइस जो है उसको चेक करना है, ताकि अगर यूज हुआ है तो उसको इमीडिएटली रिप्लेस करना है, अगर नहीं यूज है तो आप उसको चेक कर सकते हैं। सेफ्टी डिवाइस रिप्लेसमेंट जो है वो हर एक 5 साल में होने हैं, और न्यू सील जो है हर एक मेंटेनेंस के बाद होने हैं। लेवल को अपडेट करना है मेंटेनेंस कंप्लीट होने के बाद। जो लेवल जिसको आप टैग के नाम से भी जानते हैं, उसमें मेंटेनेंस का रिकॉर्ड करना है। और जो मेंटेनेंस प्रोसीजर है वो हर एक कैटेगरी ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर के लिए अलग अलग है। इसमें काफी इंपॉर्टेंट चीज है, ये नया चीज है जो इस रिवीजन में इंक्लूड किया गया है। आप जब देखेंगे तो फायर एक्सटिंग्विशर को कैटेगराइज किया गया है। कैटेगरी 1 में आप देखेंगे स्टोर्ड प्रेशर वाटर एडिटिव और फोम वाले हैं। कैटेगरी 2 में स्टोर्ड प्रेशर, पाउडर और क्लीन एजेंट है। कैटेगरी 3 में गैस कार्टेज एक्सटिंग्विशर, वाटर एडिटिव और फोम वाले हैं। कैटेगरी 4 में गैस कार्ट्रिज एक्सटिंग्विशर्स विद पाउडर हैं। कैटेगरी 5 में CO2 फायर एक्सटिंग्विशर है। ये कैटेगराइजेशन का क्या पर्पस है वो आगे चल के आपको पता चलेगा। और जितने भी मेंटेनेंस जो है, मेंटेनेंस चेक के लिए हम अभी टेबल 4 को रेफर करेंगे, और जनरल रिक्वायरमेंट जो हमने पहले डिस्कस किया प्रीवियस स्लाइड में वो सारे उसमें इंक्लूड होंगे। तो टेबल 4 में जब आप देखेंगे तो इस तरह की टेबल आपको दिखाई देंगे, और इस तरह के टेबल में आप मेंटेनेंस प्रोसीजर दिया गया है, साथ साथ कैटेगरी दिया है। तो कैटेगरी 1 2 3 4 5 जो हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा, तो उसके सामने जो भी फायर एक्सटिंग्विशर के कैटेगरी में ये एप्लीकेबल है, जैसे कैटेगरी 1 वाले एक्सटिंग्विशर के लिए एप्लीकेबल है, तो पहले पॉइंट में आप देखेंगे कि उसमें क्रॉस लगा हुआ है, 2 में भी क्रॉस लगा हुआ है। मतलब कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 में जो भी फायर एक्सटिंग्विशर फॉल कर रहा है उसके लिए ये मेंटेनेंस प्रोसीजर 1 नंबर जो होगा वो एप्लीकेबल होगा। इस तरह से फर्दर 19 पॉइंट है। अब जब आप देखेंगे इसमें मैंने सारे पॉइंट लिए नहीं है, और उसके लिए आप जो टेबल 4 है उसको आप रेफर कर सकते हैं। इसमें 19 पॉइंट है, और 19 पॉइंट में से जितने भी एक्सटिंग्विशर वाइज जितने भी पॉइंट्स उसमें एप्लीकेबल होंगे मेंटेनेंस प्रोसीजर का, उसके बिहाफ पे आप चेकलिस्ट बना सकते हैं रिकॉर्ड के लिए। एडिशनल मेंटेनेंस प्रोसीजर की जरूरत होती है कैटेगरी 1 और 2 एंड 5 के लिए। तो कैटेगरी 1 में स्टोर्ड प्रेशर, वाटर, फोम वाले आते हैं, और कैटेगरी 2 में जो है स्टोर्ड प्रेशर, पाउडर और क्लीन एजेंट आते हैं, और कैटेगरी 5 में क्या है, CO2 फायर एक्सटिंग्विशर आते हैं। तो मेंटेनेंस प्रोसीजर जो है ये टेबल 5 का भी इसमें एप्लीकेबल होगा। तो मेंटेनेंस प्रोसीजर फ्रॉम टेबल 5 मस्ट बी परफॉर्म्ड एट इंटरवल नॉट एक्सीडिंग 5 ईयर्स। तो हर एक 5 ईयर्स में इसका मेंटेनेंस प्रोसीजर करना है। तो एक्सेप्शन में आ जाते हैं हम। नॉन रिचार्जेबल एक्सटिंग्विशर। नॉन रिचार्जेबल एक्सटिंग्विशर कौन से हुए? जिसको हम साइड पे रिचार्ज नहीं कर सकते। जितने भी स्टोर्ड प्रेशर है या CO2 है जो प्रेशराइज्ड है वो सारे नॉन रिचार्जेबल है। वो 5 साल में डिस्चार्ज होना चाहिए, और उसके जो कंटेंट है वो डिस्कार्ड कर दिया जाना चाहिए 5 साल में। और दूसरा जो है एक्सेप्ट क्लीन एजेंट। तो क्लीन एजेंट जो है ये रिसाइकलिंग सेंटर में भेजना पड़ता है, क्योंकि इसके एजेंट को हम डायरेक्टली एटमॉस्फेयर में रिलीज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट आएगा। और इसके चलते हम उसको रिसाइकलिंग सेंटर में भेजते हैं, जहां पे जो उसके एजेंट है उसको रीयूज किया जाता है। टेबल 5 में देखेंगे ये 7 पॉइंट दिए गए हैं, और इसमें मेंटेनेंस प्रोसीजर्स जो हैं कैटेगरी 1 2 5 के लिए, फायर एक्सटिंग्विशर के लिए हैं। तो ये सारे मेंटेनेंस प्रोसीजर अब अपने चेकलिस्ट में, इसके अकॉर्डिंग आप अपना चेकलिस्ट बना सकते हैं। रिचार्जिंग का देखते हैं, रिफिलिंग शेड्यूल। जो रिफिलिंग शेड्यूल है
रिफिल प्लस ऑपरेट एवरी 3 इयर्स जो है उसमें 9 लीटर वाटर टाइप पोर्टेबल एक्सटिंग्यूशर है, चाहे वो गैस कार्टेज हो। 9 लीटर मैकेनिकल फोम पोर्टेबल एक्सटिंग्यूशर है कार्टेज टाइप वाले। 50 लीटर वाटर टाइप व्हील्ड एक्सटिंग्यूशर गैस कार्टेज। व्हील्ड मैकेनिकल फोम एक्सटिंग्यूशर IS 16018 एज पर IS 16018। ये जो है ये एवरी 3 ईयर में आपको रिफिल प्लस ऑपरेट करना है। इसको एनुअल आप साइक्लिक मैनर में प्लान कर सकते हैं। जो कार्टेज टाइप वाले ड्राई पाउडर ABC BC पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर है उसकी भी रिफिलिंग प्लस ऑपरेशन जो है एक तरह से डिस्चार्ज टेस्ट आप कह सकते हैं, ये एवरी 3 इयर्स में आपको परफॉर्म करना है। स्टोर्ड प्रेशर वाटर टाइप पोर्टेबल एक्सटिंग्विशर इसकी भी एवरी 3 इयर्स होंगे। स्टोर्ड प्रेशर फोम टाइप पोर्टेबल एक्सटिंग्विशर 135 लीटर इसके भी एवरी 3 इयर्स रिफिलिंग प्लस ऑपरेशन डिस्चार्ज करना पड़ेगा। अब जो 5 इयर्स में कौन कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर आ रहे हैं, तो 5 इयर्स में CO2 फायर एक्सटिंग्विशर हैं जो पोर्टेबल एंड व्हील्ड वाले हैं जिसकी रिफिलिंग और ऑपरेशन आपकी जरूरत है। और स्टोर्ड प्रेशर ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर जो है चाहे वो पोर्टेबल हो चाहे व्हील्ड हो, ये एवरी रिफिलिंग प्लस ऑपरेशन जो होगा 5 इयर्स में होगा। स्टोर्ड प्रेशर क्लीन एजेंट इसकी भी एवरी 5 इयर्स में रिफिलिंग प्लस ऑपरेशन करना है। अब रिकॉर्ड क्या क्या मेंटेन करना है जो हम सेक्शन 10 में देखने वाले हैं। तो रिकॉर्ड्स मेंटेन करने के लिए आपकी जो मेंटेनेंस कंपनी है, जो OEM है, जो ऑथराइज्ड सर्विस प्रोवाइडर है आपके कंपनी आपके फायर एक्सटिंग्विशर के लिए, उनको रिकॉर्ड मेंटेन करना है। और किस तरह का सर्विस वो दे रहे सब ये सारे डिटेल्स उनको रिकॉर्ड में मेंटेन करना है। रिकॉर्ड में सर्विस डेज और डेट, ऑर्गेनाइजेशन एंड टेक्नीशियन की डिटेल्स मेंटेन करने हैं। टैग और लेबल लगाना है हर एक फायर एक्सटिंग्विशर में विद सर्विस मंथ, ईयर एंड टेक्नीशियंस ID, ये सारी चीजें उसमें मेंशन करना है। और ये ध्यान रहे कि वो फ्रंट साइड में ना हो और बैक साइड में लगाया जाए उसको। ईच एक्सटिंग्विशर मस्ट हैव यूनिक ID, नोमेनक्लेचर करना है हर एक फायर एक्सटिंग्विशर का। रिप्लेस और कैलिब्रेट प्रेशर गेज, जितने टाइम आप HPT कराएंगे, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर टेस्टिंग कराएंगे, उतने टाइम आपको प्रेशर गेज का कैलिब्रेशन करना है या फिर उसको रिप्लेस करना है। रप्चर डिस्क SPT और एवरी 5 इयर्स में जो भी पहले आता है उसमें आपको रिप्लेस करना है। CO2 फायर एक्सटिंग्विशर जो कि कैटेगरी 5 में फॉल करता है, HPT इज रिक्वायर्ड बिफोर रिफिलिंग। HPT इज रिक्वायर्ड, जितने बार हम उसकी रिफिलिंग कराएंगे उतने बार उसकी HPT करानी है एज पर गैस सिलेंडर रूल। अब हाइड्रोस्टेटिक प्रूफ प्रेशर टेस्ट सेक्शन 11 में हम देखते हैं। तो जो जनरल रिक्वायरमेंट है वो ये है कि HPT ट्रेन पर्सन के द्वारा प्रॉपर इक्विपमेंट एंड प्रॉपर ट्रेन पर्सनल और प्रॉपर इक्विपमेंट के थ्रू किया जाएगा। एक्सटिंग्विशर में अगर कहीं पे कोरोजन डैमेज आपको दिखाई देता है तो ये इमीडिएटली आपको इसका भी HPT कराना है या फिर डिस्कार्ड करना है इसको। नॉन रिचार्जेबल एक्सटिंग्विशर एक्सेप्ट क्लीन एजेंट जो है इसको डिस्चार्ज एंड डिस्कार्ड करना है। वही सेम चीज है, जो अगर क्लीन एजेंट है तो उसको आपको रिसाइकलिंग सेंटर में भेजना है। एक्सटिंग्विशर विथ एनी ऑफ द फॉलोइंग इशू, अगर कुछ ऐसा जो हम अभी बात करने वाले हैं अगर इनमें से कोई भी इशू है तो उसको इमीडिएटली डिस्ट्रॉय करना है, मतलब डिस्कार्ड कर देना है, ना कि टेस्ट करने के लिए भेजना है। जैसे कि रिपेयरिंग विथ कोई सोल्डरिंग, वेल्डिंग और पैचिंग कंपाउंड्स आपको दिखाई देता है एक्सटिंग्विशर के बॉडी पे, कोई वॉर्न और डैमेज थ्रेड्स दिखता है। पिटिंग कोरेशन स्पेशली अंडर नेम प्लेट्स अगर आपको दिखाई दे रहा है, एक्सपोजर टू एक्सेसिव हीट और फायर दिख रहा है आपको, यूज ऑफ कैल्शियम क्लोराइड इन स्टेनलेस स्टील, कॉपर और ब्रास सेल्स ज्वाइंट विथ सॉफ्ट सोल्डर और रिवेट्स, डीप डेंट्स और डेंट्स इन वेल्ड्स आपको दिखाई देता है, कोरोजन और डैमेज रिड्यूसिंग वॉल थिकनेस बाय ओवर 10%, अगर आपको लगता है कि कोरोजन के कारण डैमेज हो गया एक्सटिंग्विशर का बॉडी तो इसको इमीडिएटली डिस्ट्रॉय करना है। मिसयूज हुआ फायर एक्सटिंग्विशर का किसी और पर्पस के लिए तो उस केस में, इन सारे केस में आपको फायर एक्सटिंग्विशर को इमीडिएटली डिस्ट्रॉय करना है। ऑब्सोलीट फायर एक्सटिंग्विशर, इसके डेफिनेशन और इसमें क्या क्या फॉल करता है हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे।
तो ऑब्सोलीट फायर एक्सटिंग्विशर एनेक्सर डी में मेंशन किया गया है। तो इसमें जो है सोडा एसिड टाइप फायर एक्सटिंग्विशर वो ऑब्सोलीट हो चुके हैं, केमिकल फोम टाइप वो भी ऑब्सोलीट हो चुके हैं, क्लोरो ब्रोमो मीथेन और कार्बन टेट्राक्लोराइड टाइप्स ऑब्सोलीट, नॉन रिचार्जेबल टाइप्स ओवर 5 years old ऑब्सोलीट, इन्वर्टिंग टाइप्स फायर एक्सटिंग्विशर ये भी ऑब्सोलीट है, कॉपर ब्रास सेल टाइप्स ज्वाइंट विद सॉफ्ट शोल्डर रिवेट्स एक्सक्लूडिंग पंप टैंक्स ये भी ऑब्सोलीट है, स्टील सेल टाइप्स ज्वाइंट बाय रिवेट्स ये भी ऑब्सोलीट है। अब जो फ्रीक्वेंसी है हाइड्रोलिक प्रेशर टेस्ट की, हाइड्रोलिक प्रेशर टेस्ट की जो फ्रीक्वेंसी है उसमें हम देखेंगे तो वाटर टाइप की टेस्ट इंटरवल 3 years की है और जो मिनिमम टेस्ट प्रेशर है वो 35 की है, 35 kg per centimeter स्क्वायर की है और जो टाइम जो मेंटेन करना है 150 सेकेंड की करनी है। फोम टाइप का भी सेम है 3 years 35 150 सेकेंड। ड्राई पाउडर टाइप का, ड्राई पाउडर कार्बन डाइऑक्साइड एंड क्लीन एजेंट इन तीनों के 5 years पे टेस्ट इंटरवल है, जो एचपीटी का टेस्ट इंटरवल है ये रिवाइज हुआ है। और जो मिनिमम टेस्ट प्रेशर जो है ड्राई पाउडर और क्लीन एजेंट के केस में 35 kg और सीओटी के केस में 225 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर की है। और जो टाइमिंग है CO2 में 30 सेकेंड की होती है, रेस्ट सब में 150 सेकेंड की है। जो एचपीटी एप्लीकेबल होता है वो एक्सटिंग्विशर, कार्ट्रिज और CO2 सिलेंडर सब पे एप्लीकेबल होता है और वो फैक्ट्री में परफॉर्म किया जाता है। CO2 के होज असेंबली की भी टेस्टिंग होनी है 1.5 times मैक्सिमम सर्विस प्रेशर पे और अदर होज जो है उसकी 2 times मैक्सिमम सर्विस प्रेशर पे टेस्टिंग की जानी चाहिए। अब लाइफ ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर जो एनेक्सर जी में मेंशन किया हुआ है तो इसमें कोई ज्यादा चेंजेस हुए नहीं है। तो ये वाटर बेस्ड 10 years, फोम बेस्ड 10 years, पाउडर बेस्ड 10 years, कार्बन डाइऑक्साइड 15 years एंड क्लीन एजेंट 10 years की लाइफ है फायर एक्सटिंग्विशर की। और फायर एक्सटिंग्विशर की जो लाइफ स्टार्ट होती है वो डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग से स्टार्ट होती है। अगर कोई भी फायर एक्सटिंग्विशर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर टेस्ट फेल हुआ है तो उसको इमीडिएटली डिस्कार्ड या रिप्लेस कर देना चाहिए सिमिलर टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर और सिमिलर टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर जिसकी रेटिंग सेम हो। तो मेंटेनेंस रिकॉर्ड के लिए आप जब देखेंगे तो मेंटेनेंस रिकॉर्ड के लिए यहाँ पे एक चेकलिस्ट दिया गया है जो जिसमें मेंटेन रिकॉर्ड्स ऑफ मेंटेनेंस, इंस्पेक्शन, टेस्टिंग, ऑपरेशन हिस्ट्री जितने भी हैं ये सारी चीजें मेंटेन होते हैं। ये रिकॉर्ड के लिए जो है एनेक्सर एच को रेफर किया गया है। तो एच इस तरह से दिखता है और ये इसमें आप जो एक तरह से जो हिस्ट्री रिकॉर्ड है फायर एक्सटिंग्विशर का वो मेंटेन होता है। तो इसको थोड़ा सा रिवाइज किया गया है और ये अच्छी तरह से फॉर्मेट की गई है। इसमें आप जब देखेंगे तो हर एक फायर एक्सटिंग्विशर के लिए सिंगल पेज आपको अलॉट करना है और कोई भी पॉइंट्स अगर आपको ऑब्जर्वेशन में आता है तो उसको रिमार्क्स कॉलम में लिखना है और उस पर जो भी क्लोजर आता है फिर उसको अपडेट करना है। मैन्युफैक्चरिंग जो फायर एक्सटिंग्विशर की जो मेंटेनेंस है वो मैन्युफैक्चरर के द्वारा ही करना है या फिर उसके किसी ऑथराइज्ड एजेंट या क्वालिफाइड फायर पर्सनल के द्वारा ही होनी चाहिए। तो हम आगे डिस्पोजल वाले सेक्शन में, तो डिस्पोजल वाले सेक्शन में देखेंगे कि जितने भी रिजेक्टेड फायर एक्सटिंग्विशर है उनको कट करना है, उसके बॉडी को कट करना है और उसको अनयूजेबल करना है जब डिस्पोजल से पहले। जितने भी रिजेक्शन डेट या डिस्पोजल मेथड इन द फायर एक्सटिंग्विशर रजिस्टर है उनको रिकॉर्ड करना है। उम्मीद है दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा और ये काफी इंफॉर्मेटिव सेशन था। अगर आपको लगता है कि वीडियो अच्छा था और आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को फायर सेफ इंडिया बाय MK। थैंक यू।